हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं और जो देश में बड़ी खबरें हैं उस पर चर्चा करते हैं, ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो और जो कुछ आपको गोदी मीडिया नहीं बताना चाहता वो हम बताने की कोशिश करते हैं। कोई भी प्रजातंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब सारी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती रहे। अब ये एक बदकिस्मती की बात है कि हम ऐसे दौर में हैं जब गोदी मीडिया वो काम नहीं, यानी गोदी मीडिया मीडिया वो काम नहीं कर रहा जो उसे करना चाहिए, इसीलिए उसको गोदी मीडिया कहा जा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि 28 मई को देश के नए संसद की इमारत का इफ्तिताह होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है। इस इनॉग्रेशन में प्रधानमंत्री जी होंगे, प्रेसिडेंट नहीं होंगी, द्रौपदी मुर्मू नहीं होंगी। ये एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है, चूंकि संविधान में राष्ट्रपति ही संसद का सर्वोपरि माना जाता है। वो गायब होंगे और मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। इस पर उन कांग्रेस समेत 19 अपोजिशन पार्टियों ने बायकॉट करने का ऐलान किया है। आखिर ये इतनी बड़े वाकया क्यों हो गया? आखिर डेमोक्रेसी किस जगह पहुंच चुकी है? किन हालात में देश गुजर रहा है? कर्नाटक इलेक्शन के बाद क्या बीजेपी कुछ ज्यादा बौखला गई है? इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं नागपुर से शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। उनकी तबीयत थोड़ी सी आज खराब होने के बावजूद भी उन्होंने वक्त हमें दिया है, ये हम उनके इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, बताइए कि ये 19 पार्टियों का उद्घाटन से बाइकॉट, लेकिन फिर भी उद्घाटन तो होगा, आप इसे कैसे देख रहे हैं? आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि आप किस नजर से देख रहे हैं। देखिए, हम तो देखने की नजरें बहुत होती हैं। हम दिल की नजर से, संविधान की नजर से, सरकार की नजर से, विचार की नजर से, व्यवहार की नजर से, उपकार की नजर से, सब नजर से देख रहे हैं। और सारी नजरें एक ही बात कह रही हैं कि उसके नजर में खुद के सिवा कोई नहीं है। वो अपने सिवाय किसी को देखता नहीं और वो ये चाहता है कि हम हर जगह दिखाई दें और सारी चीजें जो है वो हमारे से ही जुड़ी रहें। अब ये बता दीजिए कि इसको प्रधानमंत्री पद का शपथ किसने दिलाया? राष्ट्रपति ने दिलाया। आप ये बताइए, राष्ट्रपति संविधान का प्रतीक होता है और राष्ट्र का गौरव होता है। राष्ट्रपति का अपमान संविधान का अपमान है और राष्ट्र का अपमान है। और ये आदमी की आदत है राष्ट्रपतियों का अपमान करना। कोविड जो थे उनको भी इसने नहीं बुलाया, आपको याद होगा। इनको भी नहीं बुला रहा है, निमंत्रण नहीं दे रहा है, टाटा को बुला रहा है और भी दूसरों को बुला रहा है। इसका मतलब जानते हैं? वो ये चाहता है कि ये देश राष्ट्र नहीं है, हमारी जागीर है और हर जगह चिपकी हुई मेरी तस्वीर है। ये अपनी तस्वीर को चिपकाना चाहता है, अब भारत को अपना व्यक्तिगत जागीर बनाना चाहता है। आज मैं एक बात कह रहा हूं कि विरोधी पार्टियों बहिष्कार का नाम पत्रकार ने दे दिया। मेरा देने वाला नाम यह है कि जहां राष्ट्र और राष्ट्रपति का अपमान होगा, संविधान का अपमान होगा, वहां जाना अपमान करने वालों के साथ शामिल होना है। इसलिए ऐसी जगहों पर राजनीतिक उन पार्टियों को नहीं जाना चाहिए जो संविधान में विश्वास रखते हैं, राष्ट्र के गौरव पर विश्वास रखते हैं, राष्ट्रपति को राष्ट्र का गौरव मानते हैं। ऐसी पार्टियों को इस विचारधाराओं से दूर रहना चाहिए जहां राष्ट्रपति को छोड़ करके प्रधानमंत्री। अरे आप सदन में पार्टी के नेता है, आप सदन के पूरे सदन के मालिक नहीं है। सदन में पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद ही काजमी साहब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होता है। वो छोड़ दीजिए, होता क्या है? कभी आप पार्लियामेंट में जाते वक्त देखे हैं? सबसे पहले
लोकसभा अध्यक्ष जाता है, उसके पीछे उपाध्यक्ष जाता है, फिर प्रधानमंत्री जी जाते हैं। स्पीकर का भी स्थान है। मर्यादाओं के आधार पर उस सदन के अंदर प्रधानमंत्री अब रह गया ये कि सर्वो सर्वा आप अपने आप को समझ रहे हैं, वन मैन शो समझ रहे हैं। मेरा मानना है, ये अभी विदेश गए थे तो किसी ने कहा, तो ये उन्होंने कहा मोदी का अर्थ इन्होंने बताया, मालूम है क्या बताया? मदर 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 ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया। भारत डेमोक्रेटिक इंडिया है और मैं उसी का नाम बता रहा हूं, MODI। ये मोदी मर्डरर ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडिया। ये मदर ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडिया नहीं है, ये मर्डरर ऑफ द डेमोक्रेटिक इंडिया है। ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। तुम प्रधानमंत्री हो, तुमको सभी सम्मान दे, तुम देश नहीं विदेश नहीं दुनिया के मालिक बन जाओ, लेकिन एक प्रोटोकॉल होता है, एक शिष्टाचार होता है, एक सभ्यता होती है। जिस संविधान का तुम शपथ लेते हो उसी संविधान के प्रतीक को आप उद्घाटन समारोह में नहीं बुलाते। ये केवल मुर्मुर आदिवासी का अपमान नहीं है, पूरे भारत के संविधान पर विश्वास रखने वाले नागरिक का अपमान। और जो पार्टियां नहीं जा रही हैं उन्हें मैं धन्यवाद दूंगा, और इसलिए दूंगा कि संविधान की रक्षा करनी है तो तुम्हें ये कठोर फैसला लेना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि हम संविधान के साथ हैं, हम व्यक्ति के साथ नहीं हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं। हम भारत की सरकार जो है वो है, ये मोदी की सरकार नहीं है, भारत की सरकार है। और भारत के अंदर जो भारतीय संविधान है उसके अनुकूल अगर आप चलेंगे हम आपके साथ रहेंगे, उसके विपरीत चलेंगे हम विपरीत। अच्छा, ये बताइए कि ये मोदी जी की सिर्फ अपने आप को पसंद करने की ही वजह है, या कोई जो इस वक्त कर्नाटक इलेक्शन के हारने के बाद जो अपोजिशन की तरफ से काफी इत्तेहाद की बातें भी सामने आ रही हैं, उससे डरने के का नतीजा है ये, या वो बस एक आदत है उनकी कि बस मैं ही कैमरे के सामने नजर आऊं, वहीं तक की बात है ये आदत है। देखिए, आदत है, इल्लत छूट जाती है, आदत नहीं छूटती। ये वन मैन शो वाला आदमी है, इसके अंदर ये भावना है कि हम ही सब कुछ है, क्योंकि जनता भी मोदी मोदी चिल्लाती है तो ये समझता है कि मैं हूं तो सब कुछ है। और इस देश में लोगों ने नारा भी दे दिया, मोदी है तो मुमकिन है। अब इसके कई मानी है। मोदी है तो संविधान की हत्या मुमकिन है, मोदी है तो देश के नौजवान का परेशान होना मुमकिन है, मोदी है तो किसान के आंदोलन में भी किसी तरफ 700 के मरने के बाद ध्यान देना आंदोलन है, मोदी है तो आप देख लीजिए, मोदी है तो शारीरिक शोषण करने वाला MP के खिलाफ मुंह खोलना भी मुमकिन है, नहीं बोलेगा। जो चल रहा है आपको याद है, जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हुए, हम दूसरी तरफ जाना नहीं चाहते। दूसरा मकसद क्या है? 28 तारीख ही क्यों? सावरकर के जन्मदिन पर ही क्यों? देखिए, ये बताना चाहता है, ये इसकी आदत है और ये आदत से मजबूर है। एक बात आप बताए, आप कह रहे हैं कर्नाटक की हार का, कर्नाटक के हार को इसने स्वीकार नहीं किया है। स्वीकार करता तो इसके अंदर में मुलायमियत आती, इसके अंदर कुछ और आता। ये तो ये समझ लिया है कि मेरा 1% वोट नहीं कटा है, नहीं टूटा है, केवल लोगों की भावना भाजपा के भ्रष्टाचार के कारण हराने की बन गई। हमारे जितने वोट पिछली बार मिले थे उतने मिले। तो इसके अंदर एक बात आई हुई है कि मेरे वोट जितने हैं, इसीलिए वो लोगों को लड़ाने का काम करेगा ताकि इनकी यूटियां टूट जाएं, ये लड़ें, वोट बिखर जाए। हमारा तो जो 36% वोट है वो ऑलरेडी आज भी है, कल भी रहेगा। लेकिन ये सोच लें, देश इतना तंग आ चुका है, इतना तंग आ चुका है कि देश ही नहीं, देश के नेता भी अगर आपस में समझौता नहीं करेंगे तो देश उनको भी नकार देगा, नया विकल्प खड़ा करेगा। क्योंकि देश ये संकल्प ले चुका है कि हमें मोदी से मुक्ति पाना है। देश ये संकल्प ले चुका है कि हमें मोदी से मुक्ति पाना है, और मुक्ति के लिए कितनी युक्ति लगाना है देश लगाएगा। अच्छा, ये मुक्ति की बात जो है वो बजाहिर तो नजर आती है,
अब से पहले कुछ और चीजें कुछ लोग इस तरह से देख रहे हैं कि स्टेट के इलेक्शन हार लिया जाता है, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में वो फिर ईवीएम के जरिए इलेक्शन जीत लिया जाता है। और उसकी मिसाल कुछ लोग हमारे चैनल पर भी ये दे चुके हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन दे, सरकार बनवा दे, 70 में से 2-3 सीटों के अलावा सारी सीटें उसे दे दे, और वही जनता दिल्ली में ही 7 की 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को दे दे। तो ये इस पर पूरा संदेह जाता है कि ये ईवीएम के जरिए कराया जाता है। तो क्या उस पर भरोसा है? क्योंकि अब से पहले भी आप कई बार ईवीएम के बारे में कह चुके हैं। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है मोदी जी का, वो ईवीएम के सहारे है, क्या है? देखिए, कुछ लोग टीवी चैनलों पर भी बोल रहे हैं कि 2-4 स्टेट हार जाते हैं इसलिए कि आप कल कहेंगे नहीं कि ईवीएम है, अगर था तो तुम कैसे जीत गए। ईवीएम भरोसे की चीज नहीं है, अभी भी मैं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। दिल्ली की जनता भाजपा को सेंट्रल में इसलिए वोट दे देती है। दिल्ली की जनता जब जान जाएगी कि मोदी जाने वाले हैं तो वो कांग्रेस को भी वोट दे सकती है। इसे पहले भी आपने देखा था, क्योंकि आपके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो दिल्ली में सरकार बना सके, वो किसी के साथ जाएगी। तो वो ये चाहते हैं कि सरकार बनाने वाला एमपी जाएगा तो हमारा विकास होगा। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर सरकार बन गई है, सरकार का अधिकार ही नहीं है, बगैर पंजे और नाखून का ये शेर है, केवल मुंह शेर का है, इसके अधिकार नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अधिकार दिया, देख लीजिए, तो उसको भी अध्यादेश जारी करके इसने समाप्त कर दिया। ये सारी चीजें होने के बाद अब आप ये देख सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट को तंग करने के लिए अध्यादेश जारी कर देता है, और आदिवासी को कहने के लिए कि आदिवासी हमने राष्ट्रपति बनाया, और लेकिन उसका अपमान करता है, उद्घाटन समारोह का निमंत्रण तक नहीं देता। देश में है, अरे वो एक काम करता, हमारे राष्ट्रपति को विदेश के दौरे पर भेज देता, बात अलग हो जाती कि वो नहीं थी इसलिए नहीं बुलाए। लेकिन देश में रहकर वो ये बोलता है हम नजरों के सामने तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो। ये एक मुर्मुर का अपमान नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का अपमान है, क्योंकि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, और जो प्रथम नागरिक और उस सदन का जहां वो अभिभाषण दे तो लोकसभा शुरू हो, वह सदन के उद्घाटन में नहीं बुलाया जा रहा है, ये अपमान नहीं तो क्या है। अच्छा, आप एक लंबे अरसे से देश की राजनीति को देख रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई फैसला दे और सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह से उसको नकार दे अध्यादेश के जरिए? क्या इतना अपमान कभी डेमोक्रेसी का हुआ है? एक आध बार हुआ है, एक आध बार हुआ है। शाहबानो केस के समय में भी थोड़ा सा हुआ था कि अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक अध्यादेश जारी हुआ था, आपको याद होगा 84 के अंदर, लेकिन वो कोर्ट का फैसला था, संविधान पीठ का नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, 5 जज का नहीं था, 2 जज का था। उस पर भी आप तो जानते हैं उसमें क्या हुआ था कि धार्मिक मामले में हस्तक्षेप का मामला आ गया। यहां तो अधिकारी के बारे में है कि कौन अधिकारी किसका जवाबदारी लेगा, किसके अंडर में काम करेगा। सरकार को आप संविधान के आधार पर निर्माण कर रहे हैं तो अधिकार है कि नहीं है। वो आप पुलिस तुम्हारे विभाग में रहेगा, ट्रांसफर तुम्हारे पास रहेगा, जो तुम्हारी सुनेगा उसका काम करोगे। आज दिल्ली को तुम चलने नहीं दे रहे हो। ऐसे देखिए बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं अपवाद स्वरूप हो जाती है। जैसे मान लीजिए थोड़े देर आज ये कहता है इमरजेंसी की बात करता है, इमरजेंसी के दौरान में भी कुछ लोग बात करते थे, सच्चाई की बात करते थे, इंदिरा जी की तौहीन होती थी तो बंद कर देते थे, उसे भी जेल में भेजते थे। आज मोदी के खिलाफ बोलिए वो भी जेल में भेज देता है। तो वो खुद को क्यों नहीं कह देता है कि मैं तानाशाह हूं? क्योंकि उस वक्त भी लोगों ने इंदिरा गांधी को तानाशाह किया था। और आपको मालूम है इमरजेंसी के दौरान जनता पार्टी का निर्माण हुआ था और जनता पार्टी ने फिर उनका सत्ता से नस्तेनाबूद किया था, जेल के अंदर पार्टी बनी थी। तो भावनाएं बनती हैं, भावनाएं बनती हैं। ये व्यक्ति, देखिए व्यक्ति और विचार में अंतर होता है।
देश का जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है उसका विचार देश के लिए होना चाहिए, स्वयं के लिए नहीं होना चाहिए। अभी आपको बताऊं, कल से मैं सोच रहा था कि ये झोला लेकर जाने वाली बात क्यों कहा कि मैं झोला लेकर चला जाऊंगा, मेरा क्या, समझ लीजिएगा। तो मैंने कल से सोचा तो उसमें 2-3 बातें आई। ये बीबी छोड़ के भाग गया, यानी बीबी का बोझ नहीं उठा सका, भगोड़ा है। ये प्रेस से भाग जाता है, प्रेस के सवालों का जवाब नहीं दे सकता है। सदन में क्वेश्चन उठाइए, किसी भी सदन के में उठाए क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है। यानी इसके अंदर सिवाय भागने के कोई रास्ता ही नहीं है। तो उसने यही सोचा कि प्रधानमंत्री बन करके रहेंगे, उसके बाद फिर चाय बेचेंगे क्या, क्योंकि चाय बेचकर प्रधानमंत्री बनने वाला आदमी और कल जब प्रधानमंत्री पद से हटेगा तो चाय तो बेचेगा नहीं। तब वो कहता है कि हम झोला लेकर चले जाएंगे, सन्यासी बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे। अब दाढ़ी रख लिए हैं, बाबा भी बन सकते हैं, अब उसमें दिक्कत नहीं। तो मेरा ये मानना है कि ये आदमी हर चीजों से जवाबदारी से भागता है। बता दीजिए कोई जवाबदारी उठाया? प्रेस से भागता है, संसद के सवालों से भागता है, और परिवार की जवाबदारी नहीं उठा सका, पत्नी छोड़ के भागता है। तो असली भगेड़ा तो ये है, दूसरा कौन हो सकता? और आज ये अपमान करता है। तो ये संविधान का अपमान और सुप्रीम कोर्ट का अपमान और ये कि राष्ट्रपति जी का अपना अपमान, हर तरफ दूसरों को बेइज्जत करते हुए अपनी इज्जत बढ़ाने की जो इंसान कोशिश कर रहा है, क्या वो उसे जनता माफ करेगी? क्या लगता है आपको? 2024 सामने है, आपको क्या लगता है? इस देश के अंदर जनता अपने माता पिता की सेवा न करते हुए सैयद बाबा को मुर्गा खिलाने लगे और संतोषी माँ की कहानी सुनने लगे, पेड़ों की पूजा करने लगे, तो उस देश की जनता से आप क्या सोचेंगे? देश की जनता में अंधभक्त भी है, 36% उसके अंधभक्त है। तो वो तो ये जानता है कि जो हमसे नाराज है वो तो हमेशा नाराज रहेंगे, और जो मेरे पीछे पागल है वो मेरे पीछे पागल रहेंगे। लेकिन नहीं, 36 है, 36 को माइनस करो तो 64 बचता है। 64% जनता इसको अभी माफ करने के मूड में नहीं है, वो कभी भी एक होगी। ये अंधभक्तों का ऐसा है कि एक बार एक आदमी ने कहा कि मुझे भगवान दिखाई देता है, तो बोला ठीक है, तो बोला मेरी आंख नहीं है तो दिखाई देता है। तो उसने सामने वाले की आंख फोड़ दिया। फोड़ने के बाद वो उससे पूछा गया कि भगवान दिखाई दे रहा है क्या? वो बोलता नहीं दिखाई देता है। तो जिसने फोड़ा वो कहता है चूतिए, कह कि मुझे दिखाई देता है, क्योंकि अब तो तेरी आंख फूट चुकी है। जब दिखाई देता है बोलोगे तो दूसरे भी अंधभक्त बन जाएंगे, वो भी अपनी आंख फोड़वा लेंगे। तो उसी तरह इसके अंधभक्त जो है, इसको जिस तरह से लेके चलते हैं ये चलता है। ये स्वयं की प्रतिष्ठा को, देश का प्रतिष्ठा अगर समझता तो भी इस तरह का काम नहीं करता। ये तो ये जानता है मैं मोदी हूं और मेरा कहना है। ये मोदी नहीं मुनादी है, मुनादी समझते हैं ना? ये मोदी नहीं मुनादी है, झूठ बोलने का आदी है। इसके चक्कर में आओगे भारत की बर्बादी, और भारत जी हर तरह से बहुत ही अफसोस, जी बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुल्क की बर्बादी होते हुए हम आप सब देख रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसी जनता से, इसी देश के लोगों से ये उम्मीद है कि देश को सीधे रास्ते पर लाने का काम भी यही करेगी। एक बात और है, ये फेकू है। फेकू डालिए मिल जाता है, किसी का ना फेकू बोलता है, गूगल में सर्च कीजिए। ये फेकू है, कहीं भी कुछ भी फेंक सकता है। चिता पर भी सियासत की ये रोटी सेक सकता है, सेका भी है पुलवामा पर सियासत। देखिए, चिता पर भी सियासत की ये रोटी सेक सकता है। ये प्रसिद्धि के लिए अपने आप में इतना है पागल, ये अपना स्वाभिमान, संविधान, ईमान सब कुछ बेच सकता है। ये जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया और हमारी रिक्वेस्ट आपने सुन ली, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लोगों तक आपकी बात पहुंचे हमारी ये कोशिश रहती है। मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि आप नागपुर में रहते हैं और हम एक फोन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो फौरन तैयार होने की कोशिश करते हैं। आज तबीयत थोड़ी सी खराब थी, आपने भी देखा होगा,
लेकिन फिर भी आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।